बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सिचुएशन ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो सिंध तशरीफ़ लेकर गए हैं और उसके ऊपर वहाँ पे उन्होंने NFC अवार्ड पे नज़रसानी के हवाले से बातचीत की है। NFC अवार्ड पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है वफाक को, क्योंकि वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि 700 अरब रुपए का तो खसारा है जिससे वफाक अपना बजट शुरू करता है, तो 700 अरब के बाद फिर बाकी क्या होता है, आपको बैरूनी कर्जे भी बहुत सारे आपको देने हैं और फिर उसके बाद NFC अवार्ड के अंदर 57% जो है वो सूबों को चला जाता है। तो कैसे वफाक मुल्क को चलाए। और दूसरा, कुछ एतराज़ात ये भी की जा रहे हैं कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों को कुछ ऐसे इख्तियारात मिल गए हैं जो उनके पास नहीं वफाक के पास होने चाहिए थे। हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से सिंध गवर्नमेंट के ऊपर बहुत तनकीद की जाती है। सिंध गवर्नमेंट ने कहा जी कि हमें तो इसमें लूप में नहीं ली गया, इस मुलाकात में या वज़ीर आज़म के इस विज़िट में, तो सिंध गवर्नमेंट का कोई किरदार या कोई रोल उसमें नज़र नहीं आया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने क्यों सिंध हुकूमत को नज़रअंदाज किया, क्या डेलिबरेटली किया या उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो सिंध गवर्नमेंट से हटकर ही सारी की सारी प्लान थी। तो एक शिकवा है वहाँ पे और एक सिंबॉलिक वैल्यू हो सकती थी अगर वज़ीर आला सिंध को भी उसमें शामिल रखते अपने इस विज़िट के अंदर इमरान खान साहब। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जो मीटिंग के अंदर आके बात करते हैं सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदगान वज़ीर आला सिंध, तो वहाँ पे ये एग्री करते हैं हर बात से और किसी किस्म की सियासत मीटिंग के अंदर नहीं करते। बहुत अच्छी मीटिंग होती है, लेकिन मीटिंग ख़त्म होने के बाद ना सिर्फ वज़ीर आला सिंध बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और ये सब लोग इसको पोलिटिसाइज करते हैं सारे मामले को बाहर निकलने के बाद। तो अंदर क्या वाकई में इतने अच्छे तरीके से सारे मामला तय पाते हैं जो बाहर निकल के कुछ और शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। आज इमरान खान साहब ने कहा कि उनको लगता था कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था, लेकिन सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन करके मजबूर किया बाकी सूबों को कि वो भी लॉकडाउन करें और उसके नताइज इमरान खान साहब के बकौल अच्छे नहीं हैं। इमरान खान साहब को लगता है कि लॉकडाउन के नताइज अच्छे नहीं हैं, जबकि सिंध गवर्नमेंट को या पीपल्स पार्टी को या अपोजिशन को यह लगता है कि लॉकडाउन के नताइज ज़्यादा बेहतर हो सकते थे। अब यहीं से हम अपनी बहस का आगाज़ करेंगे। कल तकरीबन यहीं पे हम अपना मामला छोड़कर गए थे, लेकिन अब अख्तर मैंगल साहब ने एक अपडेट उनकी तरफ से भी है कि हर साल की तरह इस दफ़ा फिर वो नाराज़ हो गए हैं और वो ये चाहते हैं कि उनको मनाया जाए, तो उनको दोबारा मना लिया जाएगा। मैं उसको बड़ी खबर इसलिए नहीं समझता कि इन्होंने बलोचों के हकूक़ के लिए आज तक कुछ नहीं किया। मुझे ये कहने दें, देखें, बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों को ज़्यादा हसास होने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे भाई हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। बलूचिस्तान मेरे पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को जितना नुकसान बलूचिस्तान के इन सरदारों ने पहुंचाया है उतना नुकसान शायद किसी ने ना पहुंचाया हो। मैं अख्तर जान मैंगल साहब की आंखों में आंखें डाल के भी ये कह सकता हूं कि आपने पिछले 1 साल में बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए कोई एक आवाज़ सही तरह से नहीं उठाई। जब भी कोई नाजुक मामला आता है, बजट आ जाए या कोई और चीज़ हुकूमत को आपकी ज़रूरत पड़ जाए या कोई कानून साजी, तो वहाँ पे फिर आप अपना सलाम वसूल करते हैं ऊंची आवाज़ में कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मेरी एक अहमियत है, मुझे सलाम किया जाए। और जब उनको सलाम पेश किया जाता है तो उसके बाद वो वालेकुम सलाम कह के 1 साल उसी तनख्वाह के ऊपर काम करते हैं। अगर तो ये एक सीरियस उनका एक्ट था तो उससे पहले सीरीज़ होनी चाहिए थी। ये होना चाहिए था कि बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो इकट्ठे करते, बलूचिस्तान के सरदारों को इकट्ठा करते, बलूचिस्तान के उन तमाम लोगों को इकट्ठा करते जो बलूचिस्तान का हक मांग रहे हैं और उन सब की एक मुश्तरका आवाज़ होती और जब बात ना बनती तो फिर वो इस लेवल तक जाते। लेकिन हर साल वो अचानक इस लेवल पे चले जाते हैं। क्या हासिल करना चाहते हैं वो, अब आप ये पॉलिटिकल शोबदाबाजी में ज़्यादा देर तक लोग नहीं आएंगे। मेरे ख्याल में लोग भी अब ये जानते हैं कि हमारे हुकूक में चाहे पंजाब है तो पंजाब के वडेरे, चाहे सिंध हैं तो सिंध के बहुत सारे वडेरे, और अगर चाहे बलूचिस्तान है तो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने वाले वडेरों ने हमारा इस्तेहसाल किया है। और 3 दफ़ा इनके ख़ानदान में वज़ीर आला रहे हैं जो इस वक्त भी वज़ीर आला हैं वहाँ पे। तो क्या ये बता सकते हैं कि कोई एक प्रोजेक्ट इन्होंने या इनके दादा ने या इनके बाप ने बनाया हो बलूचिस्तान के लोगों के लिए जिसको ये फ़ख्र के साथ कह सकें कि हमने बहुत बड़ा कारनामा किया है, 3री मरतबा एक ख़ानदान में वज़ारत आला है? तो इसका जवाब नफ़ी में है। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो पॉलिटिकल लोग हैं ये अवामी हुकूक की तर्जुमानी नहीं कर रहे, सिर्फ अवाम का नारा बुलंद करते हैं, अपना फ़ायदा निकालते हैं और 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए चुप हो जाते हैं। फिर नया फ़ायदा आता है, फिर ब्लैकमेल करते हैं अवाम का नाम लेके, अवाम का और अवामी मसाइल का सिर्फ नाम लेते हैं, जबकि फ़ायदा ज़्यादातर ये अपना ही निकालते हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं तारुफ करवा दूँ कि हम बातचीत का आगाज़ करें। शौकत बसरा साहब हमारे साथ यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ शेख साहब सिंध से मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वज़ीर हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जनरल रिटायर एजाज ऐवान साहब मौजूद हैं हमारे साथ, सीनियर तजियाकार के तौर पर आज के प्रोग्राम में।
जल साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो जो सिचुएशन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इंडिया और चाइना के बीच में, आज चाइना ने बाकायदा धमकी आमेज लहजे में उनके वजीर खारजा ने इंडियन वजीर खारजा को यह कह दिया है कि आप इन्वेस्टिगेशन करें और आपके फौजियों ने जो है वो इंस्टिगेट किया सारी सिचुएशन को और आप हैं इसके लिए जिम्मेदार। इवन जो चाइना के सहाफ़ी हैं वो अब ये लिख रहे हैं, ग्लोबल टाइम्स में उन्होंने लिखा और उन्होंने अपनी राय का इजहार किया और जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की वो ये थी कि 17 इंडियन फौजी सिर्फ इसलिए मर गए कि उनको तिब्बी इमदाद नहीं दी जा सकी और उनके पास ऐसा कोई मेडिकल का इंतजाम भी नहीं है। आप इस सिचुएशन को आगे ज़्यादा एस्केलेट होते हुए देख रहे हैं या ये डिसएंगेजमेंट हो जाएगी? थैंक यू इमरान, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये जो सिचुएशन है, ये इसका एक बड़ा नैरो व्यू ये है कि हम उस टेक्टिकल एक्शन की बात करें जो इस वक्त बॉर्डर पे हुआ। क्या इंडिया की कैजुअल्टीज हुई? क्या वो हैं जो इंडिया क्लेम कर रहा है कि एक कर्नल और 2 जवान हैं, या उन 20 आदमियों की बात की जाए जो मुख्तलिफ इंडिया ने अब 21 आदमी मान लिए हैं, तस्लीम कर दिए हैं। ओके, तो अगर 21 आदमियों की कैजुअल्टी हुई है तो यकीनन ये ना बैटन चार्जिंग से हुई है ना पथराव से हुई है, वहां कोई बड़ा एक्शन जरूर हुआ होगा। लेकिन चूंकि मुझे इस बात का इल्म नहीं कि वहां पे हकीकतन क्या हुआ है, हमारे चैनल से और इंडिया के चैनल से आने वाली खबर में कैजुअल्टीज की तो बात हो रही है, ऑन ग्राउंड क्या हुआ है, कितना एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, क्योंकि ये यकीनन हाथापाई की कैजुअल्टीज 21 अफराद 21 सोल्जर मारे जाना हाथापाई से नहीं होते। जनरल साहब वो ये कह रहे हैं कि 6 घंटा पे वो डंडों के साथ और पत्थरों के साथ लड़ते रहे हैं, 6 घंटे तक वहां लड़ाई लगी रही है। लेकिन ये यकीन तो हमें भी नहीं आ रहा था कल तक कि गोली चले बगैर इतने बंदे मर सकते हैं, लेकिन इंडिया साइड ये कंफर्म कर रही है कि कोई गोली नहीं चली, ये सारा उनको जो है वो चपेड़े, डंडे, ठुड्डे और पत्थर मार मार के मार दिए उन्होंने। देखिए इमरान, बात ये है कि 21 या 22 सोल्जर्स की डेड बॉडीज उठा लेना, चाहे वो फूंक मारने से मरे हैं, बैटन चार्जेस से मरे हैं या गोली से, ये यकीनन एक लॉस है कि एक कर्नल और 21 जवान उनके मारे गए बॉर्डर के ऊपर, और वो भी एक नेबरिंग कंट्री के साथ क्लैश की सूरत में, चाहे उसकी नौयत कुछ भी हो। अब देखना यह है कि बात किस तरफ जाएगी और इसके मुहर्रिकात क्या हैं। ये एक बड़ी लंबी बहस है कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन इसमें इमीडिएट जो चीजें हैं वो 370 एंड 35A है। जब इंडिया ने इसको रिवोक किया कश्मीर में, तो लद्दाख का एरिया जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी होता था, बाय इम्प्लीकेशन उसके बॉर्डर्स की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई और वो इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया गया चीन के साथ, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कॉन्टेक्ट था। और 1993 के मुआहदे तक जब इंडिया नॉन अलाइंड स्टेटस को बरकरार रखे हुए था, तो वो एक लाइन ऑफ एक्चुअल कॉन्टेक्ट था। लेकिन जब इन्होंने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में शामिल करने का ऐलान किया, तो फिर वो बाय इम्प्लीकेशन इंटरनेशनल बॉर्डर बन गया इंडिया और चाइना के दरमियान। और चाइना हरगिज़ इस बात को तस्लीम नहीं करेगा कि यूनिलैटरली एक फैसला किया जाए, पिछले मुआहिदों को डिसरिगार्ड किया जाए, अमेरिका के साथ एक नई स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की जाए, 9 अलाइंड स्टेटस को खत्म किया जाए और इंडो पैसिफिक कमांड में एक रोल प्ले करने के लिए 4 मुल्की इत्तेहाद का हिस्सा भी हिंदुस्तान बन जाए और चाइना को मामू बनाए। तो ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए चाइना ने अपना प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया और उन्होंने पहली दफा अपनी फोर्स का इजहार करते हुए हिंदुस्तान को बताया कि जो कुछ हो रहा है हम उसको भी देख रहे हैं और जो आइंदा इस रीजन में होने जा रहा है हम उसको भी देख रहे हैं। वो एक बड़े प्लेयर के तौर पे है सर। अभी तो जो नई स्ट्रेटजी चाइना की सामने आ रही है, इंडियन दिफाई तजियाकार अब उसका भी इजहार कर रहे हैं कि जो बहिरा हिंद है उसके अंदर भी उन्होंने महसूस किया है कि चाइना तकरीबन कब्जा कर चुका है और इवन बांग्लादेश के जो साहिल हैं वहाँ पे भी उन्होंने बड़ा बंदोबस्त लगाया है और वहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त उनको दिफाई निज़ाम बना के दिया है। इवन वो गवादर तक कह रहे हैं कि यहाँ पे भी चाइना ने और पाकिस्तान ने कोई दिफाई मामला किए हैं। तो ये तो इंडियंस का है कि उनका पानी भी उनके हाथ से जा रहा है। लेकिन सर मैं वापस आपके पास आऊँगा, लेकिन पहले मैं ज़रा शौकत साहब से, पाकिस्तान का इंटरनल एक मामला है। शौकत बसरा साहब,
क्या प्रॉब्लम है एनएफसी में? एक्चुअली वो क्या खराबी है जिसको आप दूर करना चाहते हैं? मेरे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम लोगों को कोरोना वायरस से महफूज रखे, और आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है। और जितने लोग भी कोरोना में इस वक्त मुब्तला हैं दुनिया में, पाकिस्तान में, अल्लाह ताला सबको सेहत दे। आमीन। देखें, बात ये होती है कि जो भी लेजिस्लेशन होती है वो द इंटरेस्ट ऑफ दी पब्लिक होती है। अब एक एनएफसी हुआ, उस वक्त के तकाजे थे, उन लोगों ने मिलकर किया। अब जो ग्राउंड रियलिटी है, आप देखें कि 18वीं तरमीम या एनएफसी आप दोनों को ले लें, क्या उसके फ़वाइद लोगों तक पहुँचे? चले हम फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स हम बात कर लेते हैं हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से। आप पंजाब को ले लें, सिंध को ले लें, तमाम सूबे, इवन केपी ले लें, बलूचिस्तान ले लें, जब वफाक ने इतना शेयर दिया, क्या वहाँ पर इतने 5 सालों के अंदर वहाँ पर हेल्थ के अंदर, वहाँ पे एजुकेशन के हवाले से, क्या वहाँ पर आप मैं आपसे भाई हैं, आप माशाल्लाह आप बहुत इंफॉर्मेटिव है और प्रोग्राम से बहुत करते हैं, आप मुझे बताएं क्या इंप्रूवमेंट हुई? अगर वफाक अपने वहाँ पर डिफेंस को नहीं देख सकेगा, अपनी प्रॉब्लम इन हेल्थ एंड एजुकेशन, मैं ये बात नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि ओवरऑल हमने देखना है कि क्या उसकी इंप्लीमेंटेशन जिस स्पिरिट से हुआ था क्या हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इमरान भाई इसमें क्या बुराई है? जो भी होना है वो 2/3 मेजॉरिटी से होना है, वो बाकायदा उसकी अमेंडमेंट आनी है, और वो कोई रात के अंधेरे में नहीं होना। तमाम स्टेक होल्डर्स उसके ऊपर बात करेंगे। इवन आप अभी तारिक फजल साहब से पूछेंगे, नहीं उनको भी सेहत दी है, वो भी कोरोना वायरस का शिकार थे। इनकी क़यादत का भी, पीपल्स पार्टी का भी, सबका ये मौक़िफ़ आया है कि हम इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। तो हम भी तो यही कह रहे हैं ना कि जहां जहां पर इसकी अगर इंप्लीमेंटेशन में, लेकिन आप साथ निशानदेही कर रहे हैं कि ये वो चीजें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि इसको चेंज करो। बिल्कुल ठीक। हेल्थ और एजुकेशन है ना। इम्तियाज साहब, इम्तियाज शेख साहब, मैं डॉक्टर साहब के पास आखिर में आऊंगा, लेकिन पहले इम्तियाज शेख साहब बता दें। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये बात करूं जो बसरा भाई ने बात की, बसरा साहब ने, कि पीपल्स पार्टी भी इस बात पे राजी है कि इस पे बात की जाए। हम बिल्कुल राजी नहीं है, बिल्कुल भी हम इस पे बात नहीं करना चाहते। बात ही नहीं कर कि 18वीं तरमीम या एनएफसी अवार्ड जो है वो एक पूरा एक बड़ी मुश्किलों से, एक बहुत ही कंसेंसस के साथ काफ़ी अरसे लगाने के बाद ये तय हुआ था। और उसके बाद अभी इसमें सिर्फ इसलिए है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जो कि एक मतलब पराए वोटों से खड़ी है, जिसमें आज भी एक शिगाफ पड़ा है। भली आप अपना इमरान खान साहब आप ज़रूर कहें कि वो मैंगल साहब मान जाएंगे या जो भी इशूज़ हैं, मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन वोट तो यही है ना जिनके ऊपर ये हुकूमत खड़ी है। जब वोट अपने इनके पास सब मांगे के वोट हैं जिन पर इनकी अक्सरियत है, जो हुकूमत कर रहे हैं, तो अब ये बैठ के 18वीं तरमीम और एनएफसी में बातें करेंगे। इनको तो चाहिए जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की, उस पर बात करें ना। सेटल्ड इशूज़ पे आके इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे तो उसमें शोर हंगामा होगा, ये हो भी नहीं पाएगा। इनके पास अक्सरियत भी नहीं है, जो अक्सरियत इनके पास है वो भी मतलब दूसरे लोग हैं, MQM है, मैंगल साहब हैं, और पार्टीज़ हैं, PMLQ है। और दूसरी बात यह कि इसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए किसी भी तरमीम के लिए। तो बहरहाल वो उस पर तो सिंध का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, ये नहीं हो सकता। दूसरी बात, वज़ीर आज़म साहब के दौरे की आपने शुरू में बात की, तो मैं अर्ज़ करता चलूँ, हमें तो पता ही नहीं चला कि वज़ीर आज़म साहब सिंध में आए हैं नहीं आए। अपने लोगों से मिले, 2-4 लोगों से गवर्नर हाउस में मिल के चले गए हैं, लेकिन क्या ये मतलब ये कोई बनता है कोई इस तरह का कोई आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म इस कोरोना की सूरत हाल में, जबकि पूरे मुल्क में एक वबा फैली हुई है, सैकड़ों लोग रोज़ मर रहे हैं और अस्पतालों। सर, वज़ीर आज़म नाराज आपसे पता क्यों है? उन्होंने आज दबे लफ्जों में बता भी दिया। वो ये कहते हैं कि ये मीटिंग के अंदर किसी और तरह के होते हैं, बाहर निकल के ये पॉलिटिसाइज करते हैं सारी चीजों को। तो इनको देखें जी, हम तो ये कहते हैं, ये यू टर्न हम लोग नहीं लगाते, हम लोग बिल्कुल खुली बात करते हैं। और बहुत सी मीटिंगों में हम भी इस मीटिंग्स में होते हैं जब वज़ीर आज़म साहब के साथ बातचीत होती है, और जो भी सिंध बात करता है, जो अंदर बात करता है, वो बाहर बात करता है। और ये जो लॉकडाउन की बात की जा रही है, जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सिंध ने लॉकडाउन किया, बिल्कुल सही किया था हम बिल्कुल अपनी बात पे स्टैंड करते हैं। सिंध ने सही किया था, ठीक है, उसको जरूरत थी, लोगों को अगर प्रॉब्लम था। तो सर आपने फिर लॉकडाउन उठाया क्यों? बहुत बड़े पैमाने पर करते, लॉकडाउन खत्म क्यों किया आपने? जी हाँ, इसकी भी वजूहात हैं। लॉकडाउन हमने इसलिए ख़त्म किया कि हम एक पेज पे आना चाहते थे पूरे पाकिस्तान में, सब यही कह रहे थे, आपके टीवी चैनल्स, मीडिया, बाकी लोग। और सबसे बढ़कर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्मनामा जारी किया कि सर वो तो बहुत देर से आया ना, सुप्रीम कोर्ट तो आई जून में जाके ना, वरना सर सुप्रीम कोर्ट तो मई में आई ना। मैं आपको अप्रैल की बात कर रहा हूँ, मार्च की बात कर रहा हूँ।
लॉकडाउन तो जी, लॉकडाउन तो उस वक्त ही खुला ना, लॉकडाउन तो उस वक्त ही खुला ना। नहीं सर, नहीं बाजारें, सर उस वक्त नहीं खुला सर। देखें ये बीच में 2-2.5 महीने हैं पूरे। आपने पहले 2 हफ्ते लॉकडाउन लगाया, उसके बाद आपने, वफाक ने कहा कि हम नरम करने जा रहे हैं, आपने कहा हम भी नरम करने जा रहे हैं। या तो आप कहते कि हम नरम नहीं कर रहे, हम सिंध को कोरोना फ्री कर देंगे। हमने बिल्कुल यही कहा था, बिल्कुल हमने यही कहा था। सिलेक्टेड लॉकडाउन जो था वो हम लोगों ने उस वक्त जब ये बात की जा रही थी कि सिलेक्टेड लॉकडाउन करें आप, तो मतलब हॉट स्पॉट्स पे लॉकडाउन को रिलैक्स करने की बात हमने की थी। सबसे पहले कराची में ही हमने वो उस वक्त बात की थी जब लॉकडाउन सख्त था। उस वक्त भी हमने यहाँ मतलब कुछ यूनियन काउंसिल्स थी, यूनियन कमेटीज थी, जिनको हमने सील किया था। जहाँ जहाँ भी जिस इलाके से भी ये शिकायत आ रही थी वहाँ किया गया। फिर जब NCOC और NCC बनी और उसमें फिर जब वजीर आला, वजीर आजम और बाकी इदारे भी वहाँ बैठे, उस वक्त फिर ये चीज़ें की गई। अगर सिंध अगर आइसोलेशन में कोई फैसला करता था तो वो अमल दरामद नहीं होता था। ट्रेन खोल दी गई, जहाज़ खोल दी गई, हमसे तो पूछा भी नहीं गया। हमने अपना मौक़िफ़ उस वक्त भी उसमें मीटिंग में रखा है। हमने उस वक्त भी लॉकडाउन की बात की थी और उस वक्त अभी भी हम कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं। अब ये जो बात की सर, एक सेकंड सर, मैं डॉक्टर साहब देखिए मुझे तासुर पता क्या मिल रहा है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, डॉक्टर खुद भी इफेक्टिव है, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। डॉक्टर साहब देखें, इसमें तासुर ये मिल रहा है कि वफाक ने लॉकडाउन किया इसलिए कि सिंध ने मजबूर कर दिया। सिंध से तासुर ये मिल रहा है कि हमने लॉकडाउन खत्म कर दिया इसलिए कि वफाक ने मजबूर कर दिया। ये दोनों इतने मजबूर थे कि इन दोनों को एक दूसरे की फिक्र थी, पब्लिक की नहीं थी। यानी अपनी अपनी पॉलिसी के लिए एक दूसरे से ब्लैकमेल हो रहे थे। इसका क्या मतलब लिया जाए? लीडरशिप कहां है फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, लॉकडाउन के हवाले से बड़ी ये सिंपल सी बात है, मैं इस पर ज़रूर बराह रास्त और टू दी पॉइंट आपसे बात करूंगा। लेकिन आपने जो सबसे पहले जो मौजूद छेड़ा था चाइना और इंडिया का, मैं सिर्फ 1 मिनट आपसे लूंगा। 3-4 निकात बड़े अहम हैं। सबसे पहली बात तो ये है जी कि जो इंडियन मीडिया है वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है और वो तमाम जो असल हकाइक हैं वो इंडियन अवाम से भी और पूरी दुनिया से छुपा रहा है। तो ये तो एक इंडियन मीडिया जो है, मैं समझता हूँ वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुआ है। दूसरी बात ये है जी कि जो मोदी सरकार है, जब से मोदी साहब इक़्तिदार में आए हैं, पूरे खित्ते के अंदर उन्होंने एक अदम इस्तेहकाम और शरारतों वाली जो पॉलिसी जो है वो मुसलसल उन्होंने शुरू की हुई है। कभी वो पाकिस्तान के खिलाफ, अभी जो अभिनंदन साहब जहाज़ लेके आए, उन्हें यहाँ पे जिस आप ये कहेंगे एम्बेरसमेंट का सामना उठाना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान ने एक रीजनल पीस के लिए उन्हें वापस किया, लेकिन उन्हें उसके बावजूद अकल नहीं आई। अब जाके चाइना के साथ उन्होंने ये पंगा लिया है। तो मैं ये कहूँगा कि ये शरारत भी भारत की है, मुंह तोड़ उन्हें जवाब मिला है। और आखिरी बात मैं इस सिलसिले में ये अर्ज करूँगा कि पाकिस्तान को बहरहाल तैयार रहना चाहिए कि वो अपनी खफत मिटाने के लिए दोबारा कोई ऐसी कोशिश हमारे बॉर्डर के ऊपर कर सकता है। हमारी इंशाल्लाह इदारे और इंटेलिजेंस के इदारे बिल्कुल तैयार है उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और आखिरी नुकता ये है जी कि चाइना हमारा जान से प्यारा दोस्त है, उसने हर कदम पे पाकिस्तान की हर मरले पे मदद की है। चाइना की जिस भी सपोर्ट की जरूरत हो, वो अखलाकी हो, वो जो भी हो, पाकिस्तान को उसके साथ खड़ा होना है और हम अपनी चीनी भाइयों के साथ खड़े होंगे। अब आ जाते हैं जी जो आपने लॉकडाउन के हवाले से गुफ्तगू की है। देखें, गुजारिश ये है जी कि पूरी दुनिया में इमरान साहब ये किसी जगह के ऊपर नहीं हुआ कि हुकूमत अपनी नाकाम पॉलिसियों को अवाम के ऊपर डाल के ये कह दे कि अवाम बहुत जाहिल है। हमारे ज्यादा जाहिल अवाम पूरी दुनिया में कोई नहीं है, ये बहुत उजट अवाम है और अल्लाह ताला एक्स्ट्रा काम करते हैं क्योंकि हम लोग बहुत जाहिल हैं और बहुत नालायक हैं। हमारी गलतियों को तो क्या इस जाहिल अवाम ने आपको ये इक़्तिदार दिया है? जी मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि ये मतलब ये इसकी मिसाल नहीं मिलती आपको पूरी दुनिया में, किसी क़यादत ने अवाम को इस तरह मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया। अब लॉकडाउन की जो बात है, लॉकडाउन का नाम लेने के लिए तैयार कोई नहीं था। उसके बाद ये कहा गया जनाब कि नहीं लॉकडाउन, बड़ी मुश्किल से नाम लिया, फिर कहा जी सिलेक्ट लॉकडाउन, फिर ये कहा गया। देखें पूरी दुनिया में आप देखें, आज चले मैं दुनिया को भी छोड़ देता हूँ, दोबारा पाकिस्तान पे आते हैं, बात मुख्तसर करते हैं। डॉक्टर अताउर रहमान जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर कोरोना टास्क फोर्स के चेयरमैन है, वो ये फरमा रहे हैं कि अगर 2 से 3 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन किया जाता तो आज ये हालात ना होते पाकिस्तान के, कोरोना कंट्रोल हो सकता था। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर सिंध तशरीफ लेके गए हैं। मेरा पूरा ये ख्याल था, पहली बात ये वो अपना चीफ मिनिस्टर से नहीं मिले, मैं समझ रहा हूँ मिलना चाहिए था, वो एक अलग बहस है, जरूर मिलना चाहिए था। हालात पाकिस्तान के ऐसे हैं कि आप अना के खौल से बाहर आए। लेकिन जब वो वहां पे गए हैं तो मुझे पूरा यकीन था कि वो गवर्नर सिंध से पूछेंगे कि भाई आपने किस हैसियत में ये बात की है कि लॉकडाउन एक फैशन है, इट इज अ फैशन,
हर कोई तमाशा है आपका, जिसका जो मुंह में आता है वो कह रहा है। कोई कह रहा है फैशन है, कोई कह रहा है स्लग लॉकडाउन करेंगे, कोई कह रहा है कि न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं वो पाकिस्तान की पॉलिसीज को कॉपी कर रहे हैं। देखिए ये सारी वो इरशादात हैं जो हुकूमत की अपने लोगों को बहुत अच्छे इंतजाम तो नहीं कर रहे न्यूयॉर्क वाले भी। जी मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ये बयानात हुकूमत के दिए हुए हैं, इसमें संजीदगी की जरूरत है। अब ये कहते हैं ना जी कि हम क्या करें, देखें अब बात यह है कि कौम को ट्रेन करना, कौम को आगाह करना, कौम को सहूलियात बहाम पहुंचाना, डॉक्टर्स के लिए सहूलियात बहाम पहुंचाना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप लॉकडाउन के इश्यूज के ऊपर ही कौम को इतना कंफ्यूज किया हुआ है आपने, और कोई हतमी पॉलिसी अगर आपकी नहीं बनेगी, आज मुल्क जिस तरफ जा रहा है, अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी, अल्लाह ने मुझे सेहत दी, आप यकीन करें कि आप और मैं शायद इतने वसाइल रखते हो कि हमें अगर जरूरत पड़े तो हम किसी अस्पताल जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि अस्पतालों के हालात वो हैं कि मुझे आज अगर जरूरत पड़े, मेरे जहन में कोई मतलब एक वाज़ेह लाइन नहीं है। मुझे पता है अस्पतालों में जगह नहीं है, अस्पताल किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम है, मुझे बताएं उनके पास कितने वसाइल हैं। अगर मैं और आप आज सोच रहे हैं कि जाना पड़े खुदा न खास्ता तो कहाँ जाएंगे, हमारी फैमिलीज ये सोच रही हैं। तो जिन लोगों के पास वसाइल नहीं है, जो लोग आगाही नहीं रखते, जो लोग कॉन्टेक्ट नहीं रखते, मैं किसी को डराने की बात नहीं कर रहा, लेकिन खुदा शाहिद है कि होश के नाखून लेने की जरूरत है। जो अपने घर में सोशल डिस्टेंस नहीं कर सकते, छोटे छोटे घर हैं, माफियाज, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? यू आर राइट। माफियाज, इमरान साहब जो माफियाज हैं, जो इंजेक्शन चंद हजार का था 6-6 लाख में बिक रहा है, प्लाज्मा लाखों में बिक रहा है, अद्वियात जो है वो मार्केट से गायब हो रही हैं, ऑक्सीजन जो है उसकी मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। ये सारी बातें, ये तो सारी चीजें डॉक्टर साहब एक सेकंड, ये तो सारी चीजें वो थी जो गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन कर लेनी चाहिए थी। पहले से पता होना चाहिए था कि ये ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, पहले से पता होना चाहिए था ये इंजेक्शन जो है ये इनकी किल्लत पैदा की जाएगी, मसनूई किल्लत पैदा कर रहे हैं। मुझे रोजाना दर्जनों टेलीफोन तो सिर्फ इस बात के आते हैं कि सर फलां इंजेक्शन जो है वो किसी तरह आप अरेंज करवा दें, हमारा मरीज जो है वो बेड पे पड़ा हुआ है। और 10-10 हजार वाला इंजेक्शन जो है वो 1-1 लाख रुपए का भी लोग बेच रहे हैं, और एग्जैक्टली यही हो रहा है। हुकूमत इसको तो कंट्रोल कर सकती है। बसरा साहब ब्रेक के बाद आप जवाब दे दें, ब्रेक के बाद जवाब दे दें, एक ब्रेक लें, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी शौकत बसरा, मैं अभी बातें कर रहे थे डॉक्टर साहब, देखें 2 हुकूमतें हैं नून लीग की, एक है जीबी में, एक कश्मीर में। अगर हमारी कोई पॉलिसी गलत होती, जो इतने हमने फैसले मुतफ़िका लिए, और जो आज PM साहब ने बात कही है कि मुश्तरका मफादत कौंसिल की मीटिंग होती है, मुश्तरका फैसले लेते हैं, और वहाँ कोई इशू नहीं होता। जैसे ही शाम 7 बजे चैनल्स ऑन होते हैं, एक दोबारा से एक सियासत के लिए काम शुरू हो जाता है। अगर हम गलत थे तो मुझे बता दें, नून लीग से उनके नुमाइंदे बैठे हैं, पीपल्स पार्टी के भी बैठे हैं, नून लीग ने क्यों नहीं कश्मीर और जीबी में अलग पॉलिसी बना ली, क्यों नहीं वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया? वो तो अच्छा उनके किसी नहीं, लेकिन उन्होंने ज़्यादा अच्छा मैनेज किया है। सर देखिए, प्राइम मिनिस्टर या जीबी के चीफ मिनिस्टर का कोई एक स्टेटमेंट नहीं दिखा दें जो वफाक के खिलाफ आया हो उन्हें, और तमाम मीटिंग में वो मौजूद होते हैं, NDMA होती है। अभी सिंध को ले लें, अभी भी मैं कह रहा हूँ, अभी शेख साहब कह रहे थे, तो आज ये कर दें लॉकडाउन, वहाँ पे लगा दें कर्फ्यू, क्यों नहीं लगा रहे? बात सिर्फ ये है कि प्राइम मिनिस्टर आज वो, अभी मैं डॉक्टर साहब कह रहे थे बड़ा अच्छा होता अगर वो मिलते तो। नहीं, आपको लगता है कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखें हमारा मुल्क, आपके वज़ीर आज़म को तो लगता है ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए? नहीं, हमारा मुल्क लॉकडाउन अफोर्ड कर ही नहीं सकता, जितना करना था कर लिया। आपने इंडिया की मिसाल आपके सामने है, 2 महीने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, आज 3 लाख से ऊपर उनके पेशेंट हैं, उस 7,000 के करीब डेथ हुई है, और अल्टीमेटली महीने 1.5 महीने बाद इतनी बड़ी इकॉनमी अभी उनकी। अमेरिका को मैं फिर कह रहा हूँ, 217 ममालिक में तहरीक इंसाफ और इमरान खान की वजह से कोरोना आया है या अल्लाह का अजाब आया है? पाकिस्तान में भी तहरीक इंसाफ की वजह से आया है और PM की वजह से आया है। अच्छा, ये तो ये भी कह रहे हैं कि 1.5 लाख जो मुल्क निकल गए इसमें से, वो क्यों निकल गए? सर देखें ना, कहाँ से निकल गए हैं? न्यूजीलैंड ने क्लियर किया अपने आप को। देखें वहां पर पहले ही इन्फेक्टेड लोग बहुत कम थे, और आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इसका वाहिद हल है लॉकडाउन ही। लेकिन इमरान भाई, मैं फिर कह रहा हूं कि लॉकडाउन आप उस कंट्री के अंदर जहां पर 25% लोग बिलो पॉवर्टी जिंदगी गुजार रहे हैं, और जो सफेदपोश तबका है, मैं तो यकीन से कह सकता हूं टोटल 10% लोग होंगे शायद जिनके पास ये पैसे होंगे कि वो इतना लंबा लॉकडाउन कर सके और कर्फ्यू चला सके। इसका जवाब ले लें आप। अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूं कि सर मुझे बता दें, अमेरिका के अंदर आसमान से इकोनॉमी बातें कर रही है, उनका हेल्थ केयर आसमान से बातें कर रहा है। क्या उन्होंने 1.5 लाख बंदा फौत होने के बाद अपना मुल्क नहीं खोला? क्या यूके ने नहीं खोला? मेरा आज एक दोस्त बता रहा है कि आपकी सोच है कि हमें 25-25 हज़ार कब तक बंद रखेंगे? बात तो उनकी ये बात तो समझ आती है कि कब तक बंद रखेंगे, और क्या लगातार बंद रखने से अगर ये कंट्रोल हो जाता पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो इंडिया में तो जरूर 2 महीने के अंदर
शेख साहब चलें, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, डॉक्टर साहब आप रिस्पॉन्ड कर दें। कश्मीर में और जीबी में लगा दें कर्फ्यू डॉक्टर साहब। जहां तक लॉकडाउन का ताल्लुक है, अच्छा कश्मीर के हवाले से मानेंगे नहीं, पहले मुख्तसर सी मैं एक जुमला कह दूं बसरा साहब, कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान में बड़े मौसर तरीके से लॉकडाउन भी रहा है, उन्होंने अपने बॉर्डर्स भी सील किए हैं, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, और वहाँ पे केसेस की तादाद देखें अभी हज़ारों में नहीं हुई, अभी सैकड़ों में चल रही है। अल्लाह का फजल से कोई पाकिस्तान का हिस्सा है, बाकी चारों सूबों भी पाकिस्तान का हिस्सा है। हम किसी के ऊपर सिर्फ कोई फिंगर पॉइंटिंग करके हम किसी को कोई टारगेट नहीं कर रहे। ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं कि लोग जो बेचारे आज मुसीबत में मुब्तला है, खुदा न खास्ता अगर तकलीफ उनकी बढ़ सकती है, उसका कुछ सोल्यूशन सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बसरा साहब। इसको जब लाहौर में लॉकडाउन था ना, सुनिए, जब लाहौर में लॉकडाउन था आपकी पूरी क़यादत ट्रेडर्स के साथ बैठी थी, इमरान भाई से पूछ लें, आपकी पूरी क़यादत नून लीग ट्रेडर्स के साथ बैठी थी। चलो हम बात तो कर देना। मैं ये लॉकडाउन की जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि देखें, खाना काबा जैसी जगह के ऊपर तवाफ बंद हुआ, जमात वहां पे नहीं हो रही थी। मस्जिद नबवी ऐसी जगह के ऊपर आपकी जो है वो भैया नहीं सैकड़ों साल के बाद उसको बंद किया गया। आखिर वो खतरात थे, बहुत दुख की बात थी, सब मुसलमानों को उसका दुख हुआ। पूरी दुनिया में आपने देखा चर्च बंद हुए, मंदिर बंद हुए, लॉकडाउन भी किया गया, आखिर इसकी अफादियत थी। और मैंने जैसे अभी मिसाल दी कि डॉक्टर अताउर रहमान जो कि इनके अपने लगाए हुए बंदे हैं, उन्होंने भी ये बात की है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो वहां पे है कि आप कन्फ्यूजन फैला रहे हैं माजरत से। एक बंदा कहता है लॉकडाउन हो, एक बंदा कहता है नहीं जनाब ये तो फैशन है, ये नहीं होना चाहिए। आपने कारोबार खोला लोगों को, और इसलिए कि लोगों को उसमें तकलीफ ना हो, गरीब आवाम को तकलीफ ना हो, बात समझ आती है। लेकिन उसका असर ये हुआ कि लोग जो है वो तकलीफ में मुब्तला हुए, बीमारी की तादाद में इजाफा हुआ, कारोबार भी नहीं बन सका। वो भी हमारी जो मैशत है वो भी आप देख लें कि कहाँ तक पहुंची है। ये सारे चैलेंजेस हैं जो कि हुकूमत ने भी अपने माफियाज की बात की, ये सारी मैनेजमेंट के इशूज हैं जिन्हें आप बेहतर बना सकते हैं। डॉक्टर्स आप देखें, इमरान साहब पूरे पाकिस्तान में हर सूबे के अंदर डॉक्टर जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, हमारे पास सहूलियात नहीं पहुंच रही। अब देखें ये जो मैनेजमेंट की इशूज हैं, जो मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है, ये यू आर राइट। मैं देखें इसके ऊपर रोजाना खबरें चलती हैं, और ये वो चीजें हैं जो कम से कम अगर आपस की लड़ाई छोड़ के इन माफिया से लड़ पड़ते तो कम से कम इस दर्द के अंदर लोगों को आसानी जरूर होती। लेकिन एक सवाल बड़ा वैलिड शेख साहब उठाया था अभी हुकूमत की जानिब से, शौकत बसरा साहब ने, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका जैसे ने अगर 1.5 लाख बंदा मरवा के और उनकी इकॉनमी बर्दाश्त नहीं कर सकी, उनको लॉकडाउन ख़त्म करना पड़ा, तो आप पाकिस्तान को कहाँ रेट करते हैं और आपको कैसे लगता है कि हम लगातार एक लॉकडाउन रख सकते हैं? देखें जी, मसला ये है कि लॉकडाउन मुस्तकिल उसका हल तो नहीं है, न ही लॉकडाउन इस बीमारी का कोई इलाज है। लॉकडाउन एक तरीक़ाकार है इस बीमारी को काबू में रखने का, कम करने का। उसके तरीक़ेकार बहुत हो सकते हैं, उसको चलाने के लिए आप मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये मतलब ये है कि एक पूरा इस्टेब्लिश्ड तरीक़ाकार है जो कि अमेरिका में भी किया गया, इंग्लैंड में भी किया गया, यूरोप में भी किया गया, चाइना में भी किया गया, कि ये वबा पहली मरतबा आई है। इसमें बहुत से ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो कि लोगों को पता ही नहीं है। रोज़ नए तजुर्बे, रोज़ नई रिसर्च आ रही है। तो अब अमेरिका में अगर इस तरह हुआ तो मतलब इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ मतलब हम खुला छोड़ दें। आपने देखा ना खुला छोड़ने के बाद क्या असर हुआ। खुला छोड़ने के बाद ये असर हुआ कि केसेस किस तेजी से बढ़ गए। अगर इसको तरीके से करते, लेकिन आपने ऐसी कंफ्यूजन फैला दी। तो शेख साहब आपको किसने रोका था? आपको किसने रोका था? आप कर देते। हेलो, अभी भी कर दें। हमने किया ना, नहीं हमने तो किया ना, हमने तो किया, हमें रोका क्या? आप लोगों ने पीटीआई के वजीरों ने आके रोका, पीटीआई के वजीरों ने आके सबोटेज किया। यहाँ के एमपीएज आपके जो पीटीआई के थे वो ताजर बरादरी से मिलके उनको कहा कि आप दुकान खोले, हम खड़े हैं। आप ट्रांसपोर्टर, आपके एमपीएज ट्रांसपोर्टरों के साथ गए और कहा कि आप ट्रांसपोर्ट खोल दें। अब ये तो मतलब सबोटेज करने वाली बात हुई ना किसी गवर्नमेंट को। इस तरह कोई होता है? वजीर आज़म आते मिलते नहीं हैं, आपके एमपी आके इस तरह की उल्टी बात करते हैं। मेरा मतलब है कि आपके अपने डॉक्टर जफर मिर्जा साहब के बयान पढ़ लें, अपने दूसरे अपना तारिक साहब ने जो बताया, डॉक्टर साहब जो दूसरे हैं अपना नसरुल्लाह, उनका आप स्टेटमेंट देख लें। पूरे पाकिस्तान के डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, कराची में की, लाहौर में की, इस्लामाबाद में की, केपी में की। तो मतलब क्या सब गलत थे? आप लोग सही हैं? इस तरह तो नहीं होता ना जी। अब जो अगर कोई एक आदमी, एक टेक्निकल आदमी आपको कोई मशवरा दे रहा है, हुकूमत में है या अपोजिशन में है? आपकी सिंध में ये हुकूमत है ना,
को चाइना में या कनाडा में या तो करें फैसला, आप लोग, कौन रोक रहे हैं आपको? हमने फैसला किया था, आपके वजीरों ने आके इधर खराब किया। अच्छा। फिर आ गया कि सिंध अलग फैसले करता है, सिंध के उसके बाद एनसीसी और एनसीओसी बने, उसके बाद वहां फैसले हुए। वहां इसका मतलब है कि वफाकी वज़रा के दबाव में, वफाकी वज़रा के दबाव में आकर या उनके बयानात से दबाव में नहीं किया जी, उनके दबाव से फिर आपने क्यों उठा दिया? आप तो पब्लिक के मफाद में फैसला करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद हमने उठाया जनाब। उससे पहले पूरा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, सिंध उससे पहले नहीं कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो तो सबको मानना है ना। सुप्रीम कोर्ट ने मई में फैसला किया सर, लॉकडाउन तो अप्रैल में खत्म हो गया था सर। नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, सिंध में खत्म नहीं हुआ था लॉकडाउन। सिंध में लॉकडाउन था, यहाँ जो लॉकडाउन ईज आउट हुआ, जो बाजारें खुली, मॉल्स खुले, ट्रांसपोर्ट खुली और जो बाकी तमाम चीजें, ट्रेन खुली, ये सब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खुले। डॉक्टर की राय ले लें, मैं ब्रेक पे जाना मुझे, डॉक्टर की राय ले लें। ये मैं सिर्फ ईद से पहले की वाकया था कि लॉकडाउन के हवाले से जो अताउर रहमान साहब की बात अभी मैंने 2 दफा दोहराई है, अगर पाकिस्तान में 2 से 3 हफ्ते का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होता तो ये बीमारी यहाँ ना पहुंचती। हमने लॉकडाउन किया, लेकिन उस लॉकडाउन को मौसर तरीके से नहीं किया जा सका, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। आप भी जानते हैं, बसरा साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जिस दुकान का शटर उठाते थे, अंदर 40 औरतें बैठी होती थी शॉपिंग करने के लिए। तो आप मुझे ये तो लॉकडाउन हुआ है यहाँ पे, लॉकडाउन कर रहे हैं। ये लॉकडाउन किसने कराना था? ये मैनेजमेंट किसने करनी थी? लॉकडाउन नहीं हो सका, फिर आपने रमजान शरीफ में सारी मसाजिद खोल दी, हालांकि वहां पे हरम शरीफ बंद है, यहाँ पे मसाजिद खोल दी, तरावियों की नमाज की आपने इजाजत दी। तो ये सारी बातें ऐसी हैं कि जिनको हमें सोचना चाहिए था कि ये अगर सख्ती से लॉकडाउन किया जाता, मार्केटें ना खुलती, जुर्माने किए जाते। डॉक्टर साहब, मैंने ना उस वक्त नून लीग से पूछा था, डॉक्टर साहब मैं एक चीज अर्ज करूं, मैंने उस वक्त मुस्लिम लीग नून से पूछा था कि पीटीआई तो गवर्नमेंट में है, आप अपोजिशन में, दिल बड़ा करके बताएं कि मसाजिद को खोलना चाहिए या नहीं। तो उन्होंने कहा जी हम नहीं इस पे कुछ कह सकते। नून लीग उस वक्त तो बात नहीं करती थी कि मौलवी नाराज हो जाएंगे, और अब जो है जब वो खाते इनके डाल दिया आपने। सर पूरी मुस्लिम लीग नून ताजरों के साथ बैठी थी लाहौर में। इमरान साहब, हमने बंद रखी थी, नहीं, पीपल्स पार्टी की तारीफ है, हमने लिमिट रखा था। पीपल्स पार्टी ने जो मुंह पे कहा वही किया अभी। पीपल्स पार्टी ने बुज़दिली नहीं दिखाई, ठीक है, पीपल्स पार्टी ने नहीं मसला नहीं है। प्रेसिडेंट साहब ने फैसला किया, सदर साहब ने फैसला किया मसाजिद को खोलने का। अब बिल्कुल मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। चल, लेकिन आपको मौका नहीं आया। मुझे एक ब्रेक लेने दें। एक चीज मैं रख के जा रहा हूं कि यहाँ पे जब बजट आता है, कैसे आता है, अपोजिशन शोर मचाती है, रोला डालती है। ये पीटीआई तो नई पॉलिटिकल पार्टी है बच्चों की, लेकिन 2 सीनियर पॉलिटिकल पार्टीज मेरे सामने मौजूद हैं, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी। ये तो शैडो बजट ला सकते थे, कोई अच्छी तजावीज दे सकते थे। ये क्यों वही कुछ कर रहे हैं जो पीटीआई जैसी नई नौमौलूद पार्टी करती है? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नादरीन जी। शौकत बसरा साहब, बजट पे तो इस दफ़ा किसी का दिल ही नहीं किया प्रोग्राम करने को कि ना आपके पल्ले कख है तो ना आप दे सकते हैं कुछ। जाहिर है महसूस ही ऐसा हो रहा है ना इमरान। और ये पाकिस्तान का शायद तारीख का पहला बजट है जिसके आने से पहले भी लोगों ने उससे उम्मीद नहीं रखी। अब इसको चाहे आप अपनी हुकूमती कारकर्दगी के खाते में डाल लें, चाहे आप इसको किसी और के खाते में डालें। पहली बात तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल हालात हैं, और पूरी दुनिया में आप देख लें, IMF ने ये प्रेडिक्ट किया है कि पूरी दुनिया की इकानमीज 3 से 4% श्रिंक होने जा रही हैं, और पाकिस्तान में तकरीबन कोरोना की वजह से 3000 अरब का लॉस आया है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ, हमने अब पंजाब का बजट देख लें, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, उसमें हमने दिया है बजट जो है ज़्यादा रखा है, 384 अरब रखा है हमने इस हेल्थ के लिए, फिर इसी तरह एजुकेशन के लिए। आप इनके बजट से अगर, और मरकज़ का बजट भी किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं। हाँ, ये बात जो आप कह रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन के मिनी बजट तो आएंगे ना अभी आपके। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ आपके हर साल आते हैं। नहीं, वो जाहिर है ग्राउंड जो हालात चल रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक फैसले लेने पड़ेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ मुश्किल हालात में एक आइडियल बजट है जिसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। आप देखें ना, कोरोना से आप लड़ रहे हैं, टिड्डी दल को आपको सामना है, माफियाज को आपका हमें सामना है, और सबसे बढ़कर ये दोनों पार्टियां जो बैठी हैं, मुझे बताएं 32,000 कोई ऐसी दुनिया में आपने हुकूमत देखी है जो आज तक उसका वज़ीर-ए-आज़म बना उस पार्टी का, और आते उसको 32,000 का कर्जा मिले, 5 अरब की स्टील मिल कर्जे में मिले, 6 अरब PIA कर्जे में मिले, और हर पैदा होने वजह 1.5 लाख का मकरूज हो। तो मेरी दोनों पार्टियों से चैलेंज है,
तमाम के तमाम इदारा को एक इदारा बता दे को मुनाफा बख्श छोड़ के गए हो। इन हालात में मुझे बताएं क्या करें। तो डॉक्टर साहब इसका जवाब भी दे दें, डॉक्टर साहब आप इसका जवाब भी दे दें। और मुझे डॉक्टर साहब एक और चीज भी बता दें कि क्या ये अच्छा नहीं था कि आपकी जमात एक शैडो बजट लेकर आती पहले और लाकर सामने रखती कि जनाब ये है वो पॉलिसी, हम तजर्बाकार लोग हैं, इस तरह मुल्क चलाइए। इमरान साहब आपके सवाल का तो बराह रास्त जवाब ये है कि मौजूदा हुकूमत के सामने इस तरह की कुछ संजीदा तजवीज़ रखना ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ये ज़रा थोड़ा सा लाइटर साइड कह रहा हूँ, ये मैं कोई पार्टी का मौका नहीं दे रहा कि जैसे भैंस के आगे दीन पे जाना। जितनी भी संजीदा तजवीज़ आपने पार्लियामेंट के अंदर सुनी है, देखी है, अपोजिशन की तरफ से आई है, एक बंदा वहां पे जवाब देता है जिसका नाम है मुराद सईद। ये इनकी संजीदगी का आलम है। उससे अच्छा तो रियाज बसरा बात कर लेता है, उस संजीदगी से बात कर लेता है, सिवाय अपोजिशन को गालियां देने के और वहां पे एक हंगामा खड़ा करने के। जो हुकूमती रवैया पार्लियामेंट के अंदर है वो आपके सामने है। बजट पे बसरा साहब तक अभी वो अंग्रेजी के लफ्ज लिख के ले आए हैं, मेरी तरह अंग्रेजी इनकी भी जरा थोड़ी कमजोर है, लेकिन अंग्रेजी के लफ्ज को लिख के लाए हैं, को बोले हैं इन्होंने बजट पे कोई इकोनॉमी पे मारे माशियात बनने की कोशिश की है। गुजारिश ये है कि हम दोनों नहीं है। बहरहाल 4 चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बजट पे। एक, क्या जो रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें हैं उनकी कीमतों में कमी हो रही है? क्या इस बजट से बेरोजगारी में कोई कमी होगी? कोई नौकरियां किसी को मिलेंगी? पाकिस्तान को खुशहाली मिलेगी? अवाम को नहीं मिल रही। जब तनख्वाहदार तब्दील की मराहत है नहीं है। ये है अवाम की दिलचस्पी बजट के अंदर। अगर ये चीजें बजट में नहीं है तो ये कितना अवाम दोस्त बजट है ये आपके सामने है। इसमें रॉकेट साइंस कोई नहीं है। और ये जो कोरोना की बात कर रहे हैं बसरा साहब, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की इकॉनमी मुतासर हुई है, पूरी दुनिया की इकॉनमी मुतासर हुई है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो ऊपर नीचे हुए हैं। लेकिन हमारी इकॉनमी कोरोना से पहले भी कोई बहुत शानदार नहीं चल रही थी। जो उन्होंने फरमाया ना कि हमें कुछ ऐसा तो नहीं था कि जिसपे हम बहुत फख्र कर रहे होते कोरोना से पहले भी। ये तो इमरान खान साहब ने कहा था कि 2020 एक अच्छा साल होगा, वो उसमें कोरोना आ गया। डॉक्टर साहब को मुल्क दा चले कुछ छड़िया होंदा तो इकोनॉमी चंगी होंदी ना सर। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा था 2020 तरक्की का साल है। लेकिन 70 साल में अब किस तरह करें हम? 70 साल का काम 2 साल महीने साल में तो चले। मुझे एक चीज और है, एक और चीज है। मैं इम्तियाज शेख साहब आपके पास आता हूँ, लेकिन मैं जरा शौकत बसरा साहब से एक और चीज पूछ लूँ। सर आप कहते हैं सिंध की हेल्थ और एजुकेशन बहुत खराब है, सिंध ने हेल्थ और एजुकेशन का बहुत बेड़ा गर्क किया, आप ये कहते हैं। तो सर पंजाब के तो मुराद रास भी आपके हैं और यास्मीन राशिद भी आपकी हैं। यहाँ जो आपने झंडे गाड़े हैं वो आप बता दें पहले। तो ये काम उन्होंने बहुत अच्छा किया, लिहाजा सिंध से वापस ले लें। अब मैं आपका बड़ा मैं समझता हूँ बहुत अहम सवाल है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमने जो बजट इनका कंपेयर कर लें कि उनके हवाले से हमने जो बजट रखा है इनका कितना था और हमारा बजट कितना। मैं आपको फैक्ट एंड फिगर के साथ दे रहा हूँ, मैं किसी हवा में बात नहीं करता। देखिए अभी जो हमारा बजट आया है इसमें हमने जो सेहत के हवाले से जो बजट रखा है आप पढ़ लेना। सर आ गया चक मैं चाहता हूँ ऐसा मैं हवा में फिगर ना दूं। काट रहे ने निकल नहीं रहा। निकल तसल्ली से मैं इतनी देर में पहले सर तालीम के लिए हमने रखा है 350 अरब, ठीक है, और सेहत के लिए रखा है हमने 284 अरब, जो बजट का टोटल 31% बनता है। अब मुझे ये इनसे पूछ लें, इनके आखिरी साल के अंदर टोटल बजट जो इनका था वो भी मैं फैक्ट फिगर दे दूं, वो था तकरीबन 250 अरब सेहत का था। सुने डॉक्टर साहब सुन लें, आपका 250 अरब सेहत का था और आपका तकरीबन 275 आपने रखा था, 275 अरब आपने एजुकेशन में रखा था। अब मेरी बात सुने। अच्छा चलें जी, इम्तियाज शेख साहब इनसे ये पूछ रहे कि इन्होंने अपने 4 इम्तियाज शेख साहब सबसे पहले तो मैं आपको ये अर्ज कर दूं, ये जो बात की अपना बसरा भाई ने की या आपने की, जिसने भी की कि सिंध में हेल्थ का हाल बहुत ख़राब है, मैं इसकी मतलब पुरजोर तरदीद भी करता हूँ। नहीं, पूरी दुनिया से लोग इलाज करवाने आ रहे हैं सिंध में। देखिए ठीक है जी, पूरी दुनिया के लोग आप आ जाएं इधर कर जिना अस्पताल में आ जाएं, आप साइबर नाइफ में आप देखें कि कहाँ से लोग आए हैं, आप ऐसा यूटी में आ जाएं, आप देखें दुनिया में कहाँ से लोग आए, इवन दुनिया के हर मुल्क से लोग आए, वेस्टर्न वर्ल्ड से हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। देखें NICVD में आ जाएं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये आप ऐसी सिर्फ हवा में बैठ के बातें मतलब लोग करते हैं। सब लाड़काना में वैक्सीन पूरी हो गई है कुत्ता काटने की? गम बिल्कुल पूरी है जी, बिल्कुल पूरी है। एक सिर्फ क्लिप टीवी पे देखकर आप उसका मत समझें कि पूरे सिंध में इस तरह, बिल्कुल नहीं है। ये पूरी एक साजिश के तहत एक क्लिप्स आती हैं एक किसी में, और देखें पूरा सूबा है
क्या मतलब पंजाब में कुत्ते काटे के लोग नहीं होते क्या वरना केसेस? ये हर जगह होते हैं, ये मतलब ये पूरे पूरे पाकिस्तान में होते हैं। ये हमारी इस तरह की चीजें होती रहती हैं। लेकिन आप अभी भी चलें, अब मैं आपको दिखा सकता हूं कि सिंध के अस्पतालों में ये वैक्सीन मौजूद है। आपने कितना बजट रखा है सिंध के लिए, सेहत में और एजुकेशन में? बात है, बता दें इमरान भाई को, दुनिया को चला जाए। आपने सेहत और एजुकेशन में कितना बजट रखा है? मैं आप सुने ना जी, मेरी भाई बात तो सुने ना, आप मेरी बात सुने। हेल्थ के लिए 139 बिलियन हमने रखे हैं इसमें, और हमने कितना रखे आपको पता है? बिलियन हेल्थ के। और चले सूबे की बात करें ना, मुल्क की बात करें, सूबा भी देखना पड़ा। आपका आबादी है पाकिस्तान की, उनकी 25% है, तो वो तो फिर इतना फर्क तो पड़ेगा। चलें अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अब मुलाकात होती है कल एक और प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।